हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट दिए हुए हैं और पाँचों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे पहला नंबर दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है, या x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। हम इसको पहला समीकरण मानेंगे और इसको हम मान लेंगे दूसरा समीकरण, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। अब इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करना है तो उसको देखेंगे। तो चाहे हम समीकरण 1 लें या समीकरण हम 2 लें, समीकरण 1 या 2 में से किसी एक का मान निकालेंगे। या तो x का मान निकाल लें या तो y का मान निकाल लें। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस का y है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे समीकरण 2 से x का मान निकाल लिया और x का मान हो गया 4 प्लस वाई। अब ये बन गया समीकरण नंबर 3। तो जिस समीकरण से हमने बनाया है, जैसे हमने समीकरण 2 से ये समीकरण 3 प्राप्त किया है, तो अब हमें समीकरण 2 से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है समीकरण 1 से और समीकरण 3 से। अब इससे क्या करेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमने समीकरण 3 से x का मान प्राप्त किया है, यानी x का मान जो 4 प्लस वाई आया है, वो समीकरण हम 1 में रख देंगे। जहाँ पे x प्लस वाई है, जैसे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ये x है और ये y है और यहाँ पे 14 याद दिया हुआ है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14 है। अब हम क्या करेंगे, x का मान इस पे रख देंगे। समीकरण 3 से जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है, यानी कि 4 प्लस वाई प्राप्त हुआ है, वो हम यहाँ पे रखेंगे। यानी x को हटा देंगे और x की जगह हम रख देंगे 4 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब ये दोनों y जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y, और ये 4 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। 2y बचा है तो 2y लिखेंगे और यहाँ पे 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बचेगा। अब इसके बाद हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10/2, क्योंकि अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में आएगा, और 2 से हम जैसे ही इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से y का मान प्राप्त हो गया 5। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम समीकरण 3 में रखे दे रहे हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जैसे ही हम y का मान समीकरण 3 पे रखेंगे तो समीकरण 3 है x बराबर, फिर 4 है, फिर y है, y की जगह हम 5 रखेंगे। तो इस प्रकार से जो x का मान हो जाएगा 5 और 4 9 होता है, तो x का मान हो गया 9। तो हमें समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y के मान निकालना था, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से लिख देंगे कि अतः x बराबर हो जाएगा 9 और y बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट दे रखा है s माइनस टी इक्वल 3 है, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण दे रखा है हमें s/3, हम नीचे लिख ले रहे हैं s/3 प्लस t/2
2 इज इक्वल 6। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो इस समीकरण को थोड़ा सा और हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि हमें पता है कि 3 और 2 का एलसीएम जो होता है वो 6 होता है। जैसे यहाँ पे s/3 दे रखा है, s/3 है प्लस t/2 है और इक्वल में 6 दे रखा है। अब हमें पता है कि 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो इसके डिनोमिनेटर यानी इसके हर को अब 6 बनाना है, इसके हर को भी 6 बनाना है, ताकि दोनों के हर बराबर हो जाएं। यहाँ पे हर दोनों के बराबर नहीं है, तो इसको 6 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा नीचे करना होगा, 2 से गुणा ऊपर करना होगा। इसी तरह से इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा नीचे करना होगा, 3 से गुणा ऊपर करना होगा, यानी कि सेम नंबर का गुणा ऊपर नीचे करते हैं। अब ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 3t। यहाँ अपान में 6 है और यहाँ भी अपान में 6 है और इक्वल में भी 6 है। अब दोनों के डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हो गए तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे। ऊपर हो जाएगा 2s प्लस 3t और इक्वल में 6 है। हमें पता है कि कोई वैल्यू अगर नीचे होती है तो इक्वल के उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 6 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 का इंटू 6 के साथ कराएंगे तो 36 हो जाएगा। तो हमने इस समीकरण को हल किया और हमारा वैल्यू इतना आ गया। तो हम इसको अब लिख देंगे 2s प्लस 3t बराबर में 36। इसको हमने समीकरण 2 ले लिया। हमें 2 समीकरण दिए थे, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। हम दूसरे समीकरण से इसको बनाए हैं, तो इसको हमने दूसरा समीकरण नाम दे दिया। इसके बाद अब हमें क्या करना होता है, जैसे किन्हीं दो में से, जैसे पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण दिया है, इनमें से किसी एक का मान निकालेंगे। जैसे समीकरण 1 हमें दिख रहा है कि यहाँ पे s माइनस टी बराबर 3 है, तो हम यहाँ से s का मान चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे s है तो s लिखेंगे और इस माइनस टी को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। तो इसी समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि s इक्वल 3 प्लस टी, और इसको अब हम समीकरण 1 नाम दे देंगे क्योंकि उसी को हमने बनाया है। तो ये अब समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2 बन गया। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। हल करने के बाद s और t के मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि s बराबर 3 प्लस टी है, तो s जहाँ पे s है वहाँ पे हम 3 प्लस टी रख देंगे। समीकरण 1 से s का जो मान है उस समीकरण 2 में रख देंगे, तो उसको हम उसी तरह लिखेंगे। समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का s का जो मान है, समीकरण 1 से s का मान हमने समीकरण 2 पर रख दिया। यहाँ पे जैसे समीकरण 2 में 2 है तो 2 लिखेंगे और s लिखा हुआ है तो s की जगह हमें रखना है 3 प्लस टी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस टी। बाकी जो दिया है उसको उसी तरह लिखेंगे, प्लस का 3t है तो प्लस का 3t लिखेंगे और इक्वल में 36 है तो 36 लिख दिया। इस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और इस 2 का मल्टीप्लाई t के साथ भी होगा तो ये हो जाएगा 2t और प्लस का 3t है और इक्वल में 36। यहाँ पे 3t और 2t हो जाएगा 5t, इक्वल में 36 है 36 लिखेंगे और ये प्लस का 6 इधर आएगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 5t इक्वल 36 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 30। हमें t की वैल्यू फाइंड करना है तो t बराबर हो जाएगा 30/5। 5 से इसको काटेंगे तो t का मान आ जाएगा यहाँ पे 6, यानी t की वैल्यू आ गई 6। अब इस t का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो s का मान प्राप्त हो जाएगा और यही हमें दोनों मान निकालने थे। तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में है s
बराबर 3 है, प्लस का t है, t की जगह हमें 6 रखना है, तो यहाँ पे 6 और 3 हो जाएगा 9, यानी s का मान प्राप्त हो गया हमें 9। तो लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 है। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमें प्रतिस्थापन विधि निकालना होता है, यानी कि कोई भी एक समीकरण ले लेंगे, दो में से एक का मान निकाल करके दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे। इस विधि को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट यहाँ पे दे रखा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। फिर इसके बाद है 9x माइनस 3y इक्वल 9 दे रखा है। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इनका हमें मान बताना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैं थोड़ा सा और दूर दूर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 3y इज इक्वल 9। अब इसको लिखने के बाद मैं देखूँगा यहाँ पे कि माइनस वाई के को अगर इधर ले जाता हूँ और 3 को इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 इक्वल में y। ये हो गया अब समीकरण 1। इसी तरह से इसको देखूँगा तो माइनस 3y को इधर लाऊंगा और 9 को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 9 और ये माइनस 3y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3y। अब इन दोनों में से अगर 3 को कॉमन ले लिया जाए तो 3 बाहर आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 3x माइनस का 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और 3 3 जा 9। तो जब 3 दोनों में से कॉमन चला जाएगा तो ये बचेगा 3x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर और 3 आएगा बाहर, इक्वल में है 3y। इसके साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है और इसके साथ भी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3x माइनस 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से देखेंगे तो समीकरण 1 में भी y बराबर 3x माइनस 3 है और समीकरण 2 में भी y बराबर 3x माइनस 3 है। दोनों के यहाँ पे मान सेम दे रखे हैं, तो बस हम यहाँ तक लगा करके छोड़ देंगे, क्योंकि x और y के मान अब नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ भी y बराबर वही है और यहाँ भी y बराबर वही रखा हुआ है। y बराबर जैसे 3x माइनस 3 है और यहाँ भी y बराबर 3x माइनस 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x और y के मान असंभव हैं, असंभव हैं, क्योंकि दोनों समीकरण की वैल्यू बराबर आई है, इसीलिए x और y के मान नहीं निकल सकते। बस इसको यहाँ तक लिख करके छोड़ देंगे। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है कि 0.2x है, फिर इसके बाद है 0.3y, फिर इसके बाद है यहाँ पे इक्वल में 1.3। ये पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 0.4x 0.5y और इक्वल में है 2.3। तो हमने यहाँ पे देखा एक चीज़ कि यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 0.2 दे रखा है तो 0.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x/10। इसी तरह से 0.3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3y/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। यहाँ भी देखेंगे तो 1.3 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 13/10। अब इसका दोनों का हर बराबर है तो हम इसका कॉमन हर लिखेंगे और ऊपर हो जाएगा 2x + 3y इक्वल 13/10। अब इसके भी हर में 10 है, इसके भी हर में 10 है, तो दोनों को हम काट देंगे तो ये बचेगा 2x + 3y इक्वल 13।
तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 2x + 3y = 13। तो एक चीज़ हमें यहाँ से भी देखने को मिलती है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ भी है और इक्वल के बाद भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो हम पॉइंट को हटा देंगे, यानी हम इसको लिखेंगे 2x + 3y = 13, जो कि हमारा यहाँ पे आया था। अब इसी से चाहें तो हम x का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया है कि 2x + 3y = 13 है। इस प्लस 3y को हम इधर लाएंगे तो इधर बचेगा सिर्फ 2x और इधर हो जाएगा 13। ये प्लस का इधर है तो माइनस का आएगा 3y। अब 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू होती है तो ये डिवाइड में आएगी, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 13 - 3y अपान हो जाएगा 2। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, तो x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 13 - 3y अपान 2। अब ये समीकरण 1 हो गया। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने समझा दिया कि कैसे आया है। तो x का जो मान आया है वो 13 - 3y अपान 2 हो गया। अब आते हैं हम दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण में भी देखेंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। इसको मैं पहले एक बार लिख दे रहा हूँ। 0.4x है, फिर 0.5y है और बराबर में 2.3 है। तो इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट और इक्वल के बाद भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो पॉइंट को हम हटा देंगे, ये हो जाएगा 4x + 5y = 23। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। उसी तरह से जैसे हमने पहले दूसरे पार्ट में किया था कि x का मान उठा करके समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखना भी पड़ेगा कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 1 से जो x का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि यहाँ पे x की जगह रख देंगे 13 - 3y अपान 2। 4 दिया है तो हम 4 पहले लिखेंगे और इनटू में x दिया है और x का मान है 13 - 3y और अपान में 2 है तो अपान में 2 लिखेंगे। प्लस का 5y है तो प्लस का 5y लिखेंगे और इक्वल में 23 है तो 23 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है। अब इसके बाद अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ होगा। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 बचा है और 13 माइनस का 3y है और प्लस का 5y बचा है और इक्वल में है 23। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 13 के साथ होगा तो 13 × 2 = 26 होता है। इस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3 × 2 = हो जाएगा 6y। प्लस का 5y है तो प्लस का 5y भी लिखेंगे और इक्वल में है 23। -6y में से 5y चला जाएगा तो एक अभी माइनस का y बचेगा और इधर है 26 और इधर दिया हुआ है 23। इस 23 को हम इधर लाएंगे तो ये 23 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये -y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो y की वैल्यू आ जाएगी 26 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करने पर या घटाने पर 3 आ जाएगा। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 दिया है हमारा x = 13 - 3 और y की जगह हमें रखना है 3 और अपान में 2 है तो 2 रखेंगे। 13 है तो 13 लिखेंगे और 3 × 3 = होता है 9 अपान में 2। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4/2।
2 से इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया 2 और y का मान निकाल लिया 3। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 है। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसका चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट दिया है कि √2x है, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस का √3y है और इक्वल में 0 है। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरा दिया है कि √3x है और माइनस का √8y है और इक्वल में है 0। अब इसको हम चाहें तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का √8y है, इसको हम इधर लाएंगे तो इधर बचेगा 3x और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी √8y। अब हमें पता है कि जैसे यहाँ पे √8 लिखा हुआ है तो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक पेयर बन रहा है तो एक आ जाएगा बाहर और एक रह जाएगा रूट के अंदर। तो हम √8 को लिख सकते हैं 2 यहाँ पे जो √8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2 है और अपान में हो जाएगा √3, क्योंकि यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, और y है तो y को उसी तरह से लिखेंगे। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद समीकरण 2 से x का जो मान आया है वो समीकरण 1 में हम रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है √2, फिर यहाँ पे x दे रखा है और x की जगह हमें ये मान रखना है, यानी 2 अपान √3। फिर इसके बाद है प्लस √3y, तो √3y लिख देंगे और इक्वल में हमें 0 दे रखा है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x और y के मान आ जाएंगे। तो जैसे इसके अपान में कुछ नहीं है तो हमने अपान में ले लिया 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है √2 इंटू 2 अच्छा y भी है तो हम यहाँ पे y भी लिखेंगे और अपान में है √3। तो यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही रूट के नीचे हम इसको लिख सकते हैं, दोनों रूट को एक ही रूट के नीचे लिख सकते हैं। और इनटू में 2 दिया है तो इनटू में 2 लिखेंगे और नीचे √3 है तो √3 लिखेंगे और y है तो y लिखेंगे। यानी इसी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 और मल्टीप्लाई में √2 है, ये भी √ मल्टीप्लाई में ही है, और इंटू y और अपान में हो जाएगा √2। तो ये जो दोनों रूट में दे रखे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल रूट के नीचे, यानी कि 2 इंटू 2, क्योंकि दोनों रूट में हैं, और y अपान यहाँ पे 3 है। अब इससे क्या होगा कि 2 में से 1 बाहर निकल आता है। तो जब 2 में से 1 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 में से 1 बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा और √3 इंटू y, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 अपान √3 इंटू y। तो हमने इसको पूरे को सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद आया यहाँ पे 4 अपान √3 इंटू वाई। वैसे भी √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ कराएंगे तो 2 आएगा, और 2 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो 4 आ जाएगा। (4y अपान √3).
ये हो गया √3। अब इसके नीचे √3 है, इसके नीचे भी √3 होना चाहिए, तभी दोनों के डिनोमिनेटर बराबर होंगे। इसके नीचे √3 है और इसके नीचे 1 है, दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए, यानी कि दोनों के हर बराबर होना चाहिए। तो हर बराबर करने के लिए इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इस पे भी √3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ताकि दोनों के हर बराबर हो जाए। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे 4y है तो 4y लिख देंगे और √3 इक्वल में 0 है तो 0 भी लिखेंगे। यहाँ पे √3 का इंटू √3 के साथ कराएंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3 और नीचे हो जाएगा √3y इक्वल 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि दोनों के जो हर हैं बराबर हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3 और ये हो जाएगा 4y + 3y, क्योंकि ये भी y है तो 4y और 3y हो जाएगा 7y के इक्वल में 0। यहाँ पे √3 है तो बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 0 के साथ गुणे में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7y इक्वल 0 × √3 और ये जो 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। जब हम √3 का इंटू 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, अपान में 7 है तो 7 हो जाएगा, और 7 से भाग देंगे 0 को तो ये 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 0। इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। तो समीकरण 2 है x इक्वल 2 √2 अपान √3 और y की जगह हमें 0 रखना है, क्योंकि y का मान 0 आया है और 0 से जब गुणा कराएंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से x का जो मान आ गया वो 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट बचता है तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद है 3x/2, फिर इसके बाद है माइनस का 5y/3 इक्वल 2। माइनस का 2 दिया हुआ है तो हम माइनस का 2 लिखेंगे। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है x/3, फिर इसके बाद है प्लस का y/2 इज इक्वल 13/6। ये हमें 2 समीकरण दे रखे हैं। इन समीकरण को हमें अभी व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देखेंगे तो हर दे रखे हैं अलग अलग, इसके भी हर अलग अलग दे रखे हैं, तो इनके हर हमें समान करना है, यानी कि दोनों के हर बराबर होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, पहले समीकरण को हम ले लेते हैं कि 3x/2 है, माइनस का 5y/3 है। जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो दूसरा तरीका क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, यानी 3 का इंटू 3 के साथ, क्रॉस इंटू इसका इंटू इसके साथ, तो 3 3 जा हो जाएगा 9x, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, बीच में जो साइन है उसको हम लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें तो 2 5 जा होता है 10y, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो नीचे रख दें, यानी 3 2 जा 6, और इक्वल में जो दिया है उसको उसी तरह से लिख दें। अब यहाँ पे बन गया ये 9x माइनस का 10y। 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 का इंटू 2 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। तो इस प्रकार से जब हमने इस समीकरण को हल किया तो ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल माइनस का 12।
यहाँ से हम x का या y का मान निकाल सकते हैं ताकि हम समीकरण 2 में रख सकें। हम मान इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं। तो हम इसी से निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 9x है तो 9x लिखेंगे, इस -10y को हम उधर ले जाएंगे। तो जब ये -10y उधर जाएगा तो ये +10y हो जाएगा, और इक्वल में -12 है तो -12 ही रहेगा। अब हमें पता है कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो वो इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x बराबर 10y -12 अब बटे में 9, पूरे का बटा होगा। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया, तो x का मान आ गया 10y -12 और बटे में 9। ये हो गया अब समीकरण नंबर 1। हमने इस समीकरण को इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। अब यहाँ पे समीकरण 2 बचा हुआ है, उसको भी व्यवस्थित कर देते हैं। समीकरण 2 में भी उसी तरह से लिखना है यहाँ पे कि समीकरण 2 हमें दे रखा है x/3 प्लस y/2 इक्वल में है 13/6। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 3y। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा करके नीचे रखेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और इक्वल में है 13/6। अब इसके भी हर में 6 है और इसके भी हर में 6 है, तो 6 से 6 काट देंगे तो ये बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल 13, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। इन्हीं दोनों समीकरण को हल करेंगे और x y के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 यहाँ पे है 2x, और जहाँ पे ये x लिखा हुआ है तो x की जगह हमें रखना है ये मान, यानी कि 10y -12 और बटे में 9 दिया है तो 9 रखेंगे। फिर इसके बाद है प्लस का 3y है तो प्लस का 3y भी लिखेंगे, और बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, और इक्वल में है 13 तो हम 13 लिखेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का हमें मल्टीप्लाई 10 के साथ कराना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो जहाँ तक ब्रैकेट होगा वहाँ सब में मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कराएंगे तो 20y होगा, और इसी 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ जब कराएंगे तो ये 12 2 जा 24 हो जाएगा, और अपान में है 9। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि इसके हर में 9 दिया है और इसके हर में 1 है, तो दोनों के हर बराबर नहीं है। तो हर हमें बराबर करना होगा, तो हर को बराबर करने के लिए 9 से गुणा नीचे और 9 से गुणा ऊपर कराना होगा, ताकि दोनों के हर बराबर हो जाएं। यहाँ पे 9 का गुणा 3 से कराएंगे तो 27 होगा, यानी 9 3 जा 27 होता है, और 9 1 जा 9, और इक्वल में 13 है। अब दोनों के हर यहाँ पे बराबर हो गए, तो जब दोनों के हर यहाँ पे बराबर हो गए तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर यानी कॉमन हर लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 20y प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 20 और 27 हो जाएगा 47y, और बचेगा माइनस का 24, और इक्वल में बचा 13। यहाँ पे 9 जो गुणे पे डिवाइड में दिया है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी नीचे है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो इसको हम लिखेंगे 47y माइनस का 24, और 13 का 9 का इंटू 13 के साथ कराएंगे तो 117 यानी 117 हो जाएगा। अब जो ये माइनस का 24 है इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 47y इज इक्वल 117, और इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 24, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 4 11 होता है, 1 बचा भी, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 141 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ कि 47y बराबर 141 है।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो 47 गुणे में दिया हुआ है ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, और 47 से इसको हम काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमें y का जो मान मिल गया वो 3 मिल गया। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 और y की जगह हम 3 रखेंगे, और माइनस का 12 है और बटे में 9 दिया है। जब 10 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो ये होगा 30 माइनस 12 और बटे में 9। 30 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18 बटे 9। तो 9 से इसको हम काट देंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इस प्रकार से हमने y का मान यहाँ पे 3 मिला और x का मान हमें 2 मिला। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 हैं। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है। इनको दोनों को हमें हल करना है। हल करने के बाद x y के मान निकालना है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे किया है उसी तरह से हमें इन दोनों समीकरण को हल करके x और y के मान निकालना है। फिर आगे लिखा है कि और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि जो हम x और y के मान निकालेंगे इस समीकरण में हम रख देंगे तो m का मान निकल आएगा। हमें m का मान निकालना है इन दोनों समीकरण को हल करके। तो जैसा हम पहले सॉल्व करते थे ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 में दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इक्वल 11 है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण यहाँ पे दे रखा है कि 2x माइनस का 4y और इक्वल में है 24। तो जैसे हमें दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया है कि 2x माइनस का 4y और इक्वल में है माइनस का 24, तो इन दोनों में हमें 2 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y और इक्वल में माइनस का 24 है तो माइनस का 24 लिखेंगे। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो हम इसको 2 को काट सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 को इसके काटेंगे तो यहाँ पे माइनस का 12 बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आ गया x माइनस 2y इज इक्वल माइनस का 12। तो हमने यहाँ से 2 को कॉमन लेकर के इसके काट दिया तो यहाँ पे बचा माइनस का 12। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल माइनस का 12। अब इस माइनस 2y जैसे यहाँ पे माइनस 2y दिया है तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2y जब इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, और इक्वल में माइनस का 12 है तो ये माइनस का 12 उसी तरह से रहेगा और इधर बचेगा सिर्फ x। यानी इस माइनस 2y को हमें इधर लाना है तो ये प्लस का 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल प्लस का 2y और माइनस का 12। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे तो y का मान निकल आएगा, और फिर y का मान निकल आएगा तो x का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो यहाँ पे है 2x तो 2 लिखेंगे और x की जगह हमें रखना है 2y माइनस 12। इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है। फिर प्लस का 3y है और इक्वल में 11 है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो 2 का इंटू इसके साथ कराएंगे तो 2 2 जब 4y होगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये 24 हो जाएगा। प्लस का 3y है तो 3y लिखेंगे और इक्वल में 11 है।
यहाँ पे 4y और 3y दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, और ये 11 है, ये -24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। इस प्रकार से 7y इक्वल हो गया 35। अब हमें y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 35/7, क्योंकि 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर आएगा तो बटे में 7 से इसको हम काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 7 5 जा 35 होता है। तो y का मान हमें मिल गया 5, यानी हम लिखेंगे कि y बराबर है 5। अब इसके बाद y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे लिखा है x इक्वल 2 इंटू वाई की जगह 5 रखेंगे और माइनस का 12 है, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, माइनस का 12, माइनस के 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, क्योंकि माइनस का यहाँ पे 12 है और ये प्लस का 2 है, तो -12 में से 10 चला गया तो माइनस का 2 अभी बचेगा। इस प्रकार से हमने y का मान 5 निकाल लिया और x का मान -2 निकाल लिया। अब जो हमें यहाँ पे समीकरण दे रखा है एक अलग से कि y बराबर mx + 3 दे रखा है, तो इससे हमें m का मान निकालना है। तो हम y का मान रख देंगे और x का मान रख देंगे तो हमारे पास बचेगा m, तो m का मान यहाँ से निकल आएगा। तो y की जगह हम 5 रखेंगे, फिर m है, और x की जगह हमें रखना है -2 और प्लस का 3 है। इस प्लस के 3 को हम इधर लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2m। 5 में से 3 गया तो यहाँ पे बचा 2 और इधर आया -2m। इस -2m को इधर लाएंगे तो ये 2 अपान हो जाएगा -2 इक्वल में m, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 अभी बचेगा क्योंकि ये माइनस है तो -1 बचेगा और इक्वल में m। बस हमें m का मान निकालना था। तो इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिए, y का मान निकाल लिए और लास्ट में कह रहा था कि m का मान निकालिए, तो m का मान हो जाएगा -1। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट हैं तो उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। यानी जितने भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें हमें समीकरण युग्म बनाना है। जैसे हमें 2 समीकरण दिए होते थे उसी तरह से हमें यहाँ पे 2 समीकरण बनाना है और उनको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब वो 2 संख्याएं कौन सी हैं हमें नहीं पता है, तो हमें 2 संख्याएं अलग अलग माननी होगी। लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। तो हमें संख्याएं नहीं दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि माना 2 संख्याएं x और y है। हमने यहाँ पे 2 संख्याएं मान लिया x और y, जिसमें ये भी हम मान लेते हैं कि जिसमें x क्या है y से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया x y से बड़ा है, या हम मान सकते हैं ऐसे कि y जो है x से बड़ा है, कुछ भी हम मान सकते हैं। यहाँ पे y का मान जो है वो बड़ा है, हमने इस तरह से मान लिया। हमें 2 संख्याएं मानना था कि यहाँ पे हमने 2 संख्याएं मान लिया x और y हैं। इसको लिखें चाहे ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमें ये लिखना होगा कि 2 संख्याएं जो हैं वो एक x है और दूसरा y है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है 2 संख्याओं का अंतर, यानी कि यही जो 2 संख्याएं दिया हुआ है इनका अंतर। अंतर का मतलब होता है
माइनस, तो हम इसको हटा देते हैं। हमने यहाँ पे दो संख्याएं ले लिया x और y। अब इन्हीं का जो दोनों का अंतर है यानी कि x माइनस वाई है वो 26 है। एक समीकरण हमारा ये बन गया। आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि जो एक संख्या है, एक संख्या यानी कि हमने जो भी संख्या माना है x है, दूसरी संख्या हमने y माना है, उसका 3 गुना है, तो हमने 3 से गुणा करा दिया, यानी कि जो x का मान है वो 3y के बराबर है। ये हमें दूसरा समीकरण मिलेगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसी तरह से हमें लगाना है। जैसे कह रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो हमने एक संख्या x ले लिया और जो दूसरी संख्या हमने y माना था तो उसका 3 गुना कर दिया। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरा समीकरण प्राप्त किया 3y, क्योंकि 3 का गुणा y के साथ कराएंगे तो ये 3y हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम उसी तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, जैसे कि ये थे क्वेश्चन नंबर 1 को, उसी तरह से हमें हल करना है। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने अब यहाँ पे जब मान हम रखेंगे तो x की जगह हमें रखना होगा 3y, तो यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 3y, माइनस का y है तो माइनस y लिखेंगे, इक्वल में 26 है तो 26 लिखेंगे। 3y में से एक y चला जाएगा यहाँ पे, तो 2y अभी तो बचेंगे, और इधर है 26, इस 2 को हम इससे काट सकते हैं तो बचेगा 13, क्योंकि 13 2 जा 26 होता है। तो y का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 13। अब इसके बाद हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त होगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3y, और y की जगह हमें रखना है 13, तो x का मान इस प्रकार से 13 3 जा हो जाएगा 39। तो हमें यहाँ से x का मान भी प्राप्त हो गया। तो कह रहा था कि उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्याएं एक संख्या को हमने x माना था तो x का मान आया 39, और दूसरी संख्या को हमने y माना था तो y का मान आ गया 13। ये हो गया इसका आंसर। अब हमें अगर चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम घटा दें तो 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे। तो वैसे भी हमें पता है कि 39 में से 13 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 26 आएगा, जैसा हमसे क्वेश्चन में कह रहा था उसी तरह से आ गया। ये भी कह रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या 13 है और उसका 3 गुना अगर इसका हम 3 गुना कर दें तो 39 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये आंसर सही है। तो यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमें बड़ा कोण बताना है कि बड़ा कोण कितना होगा और छोटा कोण कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। हमने यहाँ पे लिखेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण y है। हमने सबसे पहले इसको मान लिया कि जो बड़ा कोण है वो x है और छोटा कोण y है।
अब आगे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है दो संपूरक कोण। अब संपूरक कोण के बारे में हम समझ लेते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे सीधी रेखा खींच दिया और कोई भी एक यहाँ पे एंगल बना दिया, जैसे एक कोण ये बन रहा है और दूसरा ये कोण बन रहा है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए। मान लीजिए कि हमने इसको x मान लिया और इसको y डिग्री मान लिया, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी इन दोनों कोणों का जोड़ने के बाद जितना आएगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ऐसे कोणों को संपूरक कोण कहा जाता है। अगर हम दो कोणों को प्लस कर दें तो उनकी वैल्यू 180 डिग्री आए, वो संपूरक कोण होते हैं। क्वेश्चन में पहले ही कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं, तो संपूरक कोण है तो उनका जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। बस संपूरक कोण कह दिया तो हम दोनों कोणों का योग लिखेंगे 180 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि जो बड़ा कोण है, यानी कि बड़ा कोण हमने x माना है, वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण हमने y लिया है और इससे 18 डिग्री अधिक है, तो हमने 18 डिग्री अधिक कर दिया, छोटे कोण में 18 डिग्री अधिक कर दिया। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो बड़ा कोण है यानी कि x है वो y से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो हमने 18 इसको ज़्यादा कर दिया यानी बढ़ा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हमें संपूरक कोण दिया हुआ है, तो संपूरक कोण क्या होते हैं कि दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। फिर आगे कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हमने यहाँ पे x लिया है और छोटा कोण y लिया है, y में 18 जोड़ दिया तो x का मान आ गया। अब इन्हीं समीकरण को हमें हल करना है, x y के मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो x की जगह हमें रखना है y प्लस 18। तो यहाँ पे x की जगह हम रख देंगे y प्लस 18। प्लस का y है तो y को भी लिखेंगे और इक्वल में 180 है तो 180 को भी हम लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे y प्लस वाई हो जाएगा 2y और ये 18 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट में, यानी 180 माइनस 18। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162 आ जाएगा। 2y बराबर आ जाएगा 162। यहाँ से अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर होगा 162/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, और 2 से जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 81। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से मिल गया इसकी वैल्यू 81, y की वैल्यू हमें मिल गई 81। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है ये x बराबर y और y की जगह रखना है 81 और प्लस करना है हमको 18। तो जब हम 81 में से 18 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 99। तो x का मान हमें मिल गया 99 और y का मान मिल गया 81। तो हमने बड़ा कोण माना था x, तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण हमने माना था यहाँ पे x और x का मान आया है 99, तो 99 डिग्री लिखेंगे। और छोटा कोण हमने यहाँ पे माना था y और y का मान आया है 81, तो ये हो जाएगा 81 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ से तीसरे वाले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है,
उसने पहले 7 बल्ला और 6 गेंदें 3800 रुपये में ख़रीदा। फिर इसके बाद उसने क्या किया कि 3 बल्ला और 5 गेंदें खरीदा 1750 रुपये में। अब कह रहा है कि हमें प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम उसी तरह से यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, यानी कि 2 समीकरण बनेंगे, प्रतिस्थापन विधि से उनको हल करना है, उनके मान निकालना है। तो हमसे पूछा यहाँ पे कि प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम बल्ले का मूल्य मान लेंगे x और गेंद का मूल्य मान लेंगे y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना बल्ले का मूल्य बराबर x और गेंद का मूल्य बराबर y है। हमने इस तरह से मूल्य मान लिया कि बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है। तो पहले उसने क्या किया कि 7 बल्ला खरीदा है, 7 बल्ला, ये 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदा है, और उसके लिए टोटल दिया है 3800 रुपये। ये पहला यहाँ पे समीकरण बनेगा। तो बल्ले को हमने बल्ले का मूल्य माना है x, तो ये हो जाएगा 7 और बल्ले की जगह रख देंगे x, और गेंद का मूल्य हमने माना है y, तो ये हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 3800। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला समीकरण होगा। तो हम इसको लिख देंगे कि 7x + 6y = 3800, समीकरण नंबर 1। इसी तरह आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य 1750 है, यानी कि 3 बल्ला खरीदा है और 5 गेंद खरीदा है, जिसके लिए उसने दिया है 1750 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बल्ले हैं तो 3x हो जाएगा, 5 गेंदें हैं तो 5y हो जाएगा, उसके लिए दिया है 1750 रुपये। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि 3x + 5y बराबर 1750 रुपये। अब समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें और समीकरण 1 में रख देंगे तो हल आ जाएंगे। यहीं से हम देखेंगे ये प्लस का 5y इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस का 5y और बराबर में बचा 3x। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x का मान होगा 1750 माइनस का 5y और बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि 3 गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x का मान यहाँ से निकाल लिया 1750 माइनस का 5y और बटे में 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब उसी तरह से हमें समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखना है और रखने के बाद x और y के मान निकाल लेने हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हमने गेंद का मूल्य y माना है तो हम ऊपर लिख देते हैं कि गेंद का मूल्य बराबर y है। यह हम ऐसे ही रखा रहने देंगे, इसको हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि हमें ये 2 समीकरण से मतलब है, तो हमने दोनों समीकरण यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 2 से जो x का मान आया है वो समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में है 7x है तो 7 लिखेंगे और x की जगह हम लिखेंगे 1750 माइनस का 5y और बटे में 3 है। अब ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 17 गुणे में है। फिर इसके बाद प्लस का 6y है तो हम 6y लिखेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटा 1 ले लेंगे और बराबर में 3800 है तो हम 3800 ले लेंगे। इस तरह से अब हम 7 का गुणा 1750 में कराएंगे, क्योंकि ब्रैकेट में 2 यहाँ पे टर्म दे रखे हैं तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी,
तो 1750 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हम कराएंगे। 7 का यहाँ पे देखेंगे तो 0 आ जाएगा। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 हम ऐड करेंगे तो 52, 5 कैरी और 7 1 जा 7 और 5 हो जाएगा 12। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आ गया 12,250। अब 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ भी होगा तो 7 5 जा 35 वाई हो जाएगा और अपान में 3 है तो 3 लिखेंगे। इसके बटे में देखेंगे 3 है, इसके बटे में 1 है, तो दोनों का हर भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 से गुणा करा दिया, ऊपर भी 3 से गुणा करा दिया ताकि दोनों के हर बराबर हो जाएं। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 यानी 18 वाई और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 यानी कि 3। अब दोनों के हर बराबर हो गए। इक्वल में है 3800। अब दोनों के हर यहाँ पे बराबर हो गए तो इनका हम यहाँ पे लिखेंगे 3। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए। तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझको, यहाँ पे दोनों के हर बराबर हैं तो इनका कॉमन डिनोमिनेटर यानी हर कॉमन लेंगे। यहाँ पे कितना है कि 12,250 है। माइनस का 35 में से 18 वाई को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पे बचेगा 17 वाई और इक्वल में है 3800। अब यहाँ पे 3 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो इधर से यहाँ पे हटा दिया जाएगा 3 को और इधर लिख दिया जाएगा मल्टीप्लाई में। और 3 का जब मल्टीप्लाई इसके साथ कराया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का इंटू 0 के साथ कराएंगे तो 0, 3 का इंटू 0 के साथ कराएंगे तो 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 और 2 11 यानी 11,400 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये 12,250 है, इसको हम लाएंगे इधर यानी 11,400 को हम लाएंगे इधर और ये जो माइनस का 7 वाई है वो इक्वल के इधर आएगा। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा यहाँ पे 5, ये इससे लेगा 12, 12 में से 4 गया तो 8 और इक्वल में जो 17 वाई दी रखा है यहाँ पे वाई के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और इक्वल में बचा वाई। इस प्रकार से अब इस y को हम इक्वल में रखना है, इक्वल में रखेंगे चाहे इधर रख दें चाहे इधर रख दें, तो हम इस y को उठा करके इधर रख देंगे क्योंकि इक्वल में ही है। अब इसको हम 17 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, 17 पना 85 होता है और 1 0 है तो 1 0 हमने लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने y का मान निकाल लिया 50। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये x है बराबर में 1750 है और माइनस का 5 और y की जगह हमें 50 रखना है और बटे में दे रखा है यहाँ पे 3, तो 1750 और 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 250 हो जाएगा और भाग करना है 3 से। तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 1750 में से 250 को घटाएंगे तो ये 1500 हो जाएगा और 3 से हम भाग दे देंगे, तो जब 3 से हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 500। तो हमने बल्ले का जो मूल्य माना था वो x माना था और गेंद का मूल्य माना था y। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और गेंद का मूल्य बराबर, हमने गेंद का मूल्य y माना था तो गेंद का मूल्य हो गया 50 रुपये और यही हमें निकालना था। इस प्रकार से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं चौथा पार्ट।
क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये है। हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। इसके बाद अलग से एक क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें मानना है, क्या मानना है कि जैसे हमसे पूछ रहा है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x और प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये है। हमने यहाँ पे मान लिया कि नियत भाड़ा जो है वो x रुपये है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो y रुपये है। अब नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा किस प्रकार से लिया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक टैक्सी है तो उसका कुछ यहाँ पे भाड़ा फिक्स है कि इतने किलोमीटर जाएंगे तो हमें इतना रुपये देना पड़ेगा, x रुपये हमने मान लिया है कि नियत भाड़ा x रुपये है। इसके अलावा हम जितनी दूरी जाते हैं उसके लिए हमें अतिरिक्त किराया देना पड़ता है। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी कि नियत भाड़ा तो दे ही रहा है, साथ में 10 किलोमीटर भी जा रहा है तो उसको 105 रुपये देना पड़ रहा है। यानी इसमें जो है 105 रुपये में 10 किलोमीटर दूरी और साथ में नियत भाड़ा दोनों इंक्लूड हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। जो यहाँ पे 105 रुपये दे रखा है इसमें दोनों किराया शामिल है, एक तो हमारा अतिरिक्त किराया शामिल है और दूसरा यहाँ पे 10 किलोमीटर का भी किराया शामिल है। तो हमने नियत वाला माना है x और पर किलोमीटर वाला हमने माना है y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। तो x प्लस 10y बराबर हम रखेंगे 105। ये हो जाएगा समीकरण 1। या हम इसी को आगे इस तरह से लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से आगे पढ़ेंगे कि अगर 15 किलोमीटर है जाना है उसको तो 155 रुपये देना पड़ता है। तो इसमें भी नियत भाड़ा भी शामिल है और साथ में 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसका भाड़ा भी शामिल है। तो ये x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155 रुपये। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमने यहाँ से दोनों इक्वेशन बना लिया। जैसे यहाँ पे दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तो इसमें नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी दोनों का भाड़ा 105 रुपये है। इसी तरह से यहाँ पे नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर का जो दूरी तय करता है उसके लिए 155 रुपये देना पड़ता है। तो यहाँ से हमने दो इक्वेशन बना लिए। अब इसका यहाँ से काम ख़त्म हो गया। हमसे पूछा है आगे कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम यहाँ से x का मान और y का मान दोनों का निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन अलग है तो इसको हम बाद में देखेंगे। आगे पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कि उसको 25 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा देना होगा, ये हम बाद में हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने माना क्या था कि नियत भाड़ा जो माना था हमने x माना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपीज़ और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने माना था y। प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हमने माना था y। तो इसका एक समीकरण बना था x प्लस 10y बराबर 105। दस वाई को हम इधर लाए थे तो ये हो गया था x बराबर 105 माइनस 10y, और ये बन गया था हमारा समीकरण नंबर 1। ये हो गया था समीकरण नंबर 1।
इसी तरह से दूसरा समीकरण दिया हुआ था x प्लस 15y बराबर में 155 है, और ये हो गया था समीकरण नंबर 2। अब हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए। दो समीकरण प्राप्त होने के बाद इन्हीं को हमें x और y के मान निकालना है। तो हम यहाँ से निकालेंगे मान, तो x का मान जो है वो 105 माइनस 10y है, तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये x है, और x की जगह हमें रखना है 105 माइनस 10y प्लस का 15y है, तो प्लस का 15y लिखेंगे, और बराबर में है 155। तो इस प्रकार से यहाँ से 15y में से 10y को घटा देंगे तो यहाँ पे अभी 5y बचेगा, और जो 105 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा। 155 में से 105 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 50, और 5 से इसको हम काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, तो y का जो मान आएगा वो हो जाएगा 10। हमने y का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है x का मान। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 10y है, और y की जगह हम रखेंगे 10। तो 105 10 का गुणा 10 के साथ कराएंगे तो 100 हो जाएगा, और जब 105 में से 100 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 5। तो इस प्रकार से जो x का मान आ गया वो 5 आ गया, और y का मान आ गया 10। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः नियत भाड़ा बराबर हो जाएगा, x हमने माना था तो यहाँ पे x का मान आया है 5, तथा या हम लिख दें प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y हमने माना था, और y का वैल्यू आया है 10 रुपीज़ में हम लिख देते हैं रुपीज़ 10, और ये हो जाएगा रुपीज़ 5। तो इस प्रकार से हमसे पूछा था कि नियत भाड़ा कितना होगा, तो नियत भाड़ा 5 रुपये होगा, और प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपये देना होगा। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति है, उसको 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितना रुपए देना होगा। तो उसमें भी क्या है कि नियत भाड़ा भी शामिल है, साथ में वो 25 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो 25y हो जाएगा, और इसी का हमें मान निकालना है। यानी x का मान हम रखेंगे यहाँ पे जो आया है, x का मान है, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि किराया में शामिल है नियत भाड़ा, और साथ में 25 किलोमीटर का जो ट्रैवल करता है उसका अलग से। x का मान यहाँ पे देखेंगे तो 5 है, और y का मान हमने निकाला है 10। तो ये 5 और 25 का गुणा 10 से कराएंगे तो 250 हो जाएगा, और 250 में से 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 255 रुपये। यानी कि वो 25 किलोमीटर की दूरी अगर और तय करता है तो उसको 255 रुपये देना पड़ेगा। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नियत भाड़ा मान लेना है x, और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेना है y। अब जैसे वहाँ पे कह रहा है कि 10 किलोमीटर अगर अतिरिक्त जाता है तो 105 रुपये देना पड़ता है, तो x प्लस 10y बराबर 105 रखेंगे। फिर कह रहा है कि 15 किलोमीटर अगर अतिरिक्त जाता है तो उसको 155 रुपये देना पड़ता है, तो x प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा।
लास्ट में कह रहा है कि 25 किलोमीटर उसको अतिरिक्त जाना है तो कितना देना पड़ेगा, तो x प्लस 25y हो जाएगा और उसी की हमें वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं पांचवा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना भिन्न x/y है, क्योंकि उस पर अंश और हर दोनों होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना भिन्न x/y है। हमने इस प्रकार से भिन्न मान लिया कि भिन्न जो है वो x/y है। माना भिन्न x/y है। अब यहाँ पे प्रथम प्रश्न यानी कि प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में हमें 2 जोड़ना है, यानी कि अंश में है x और हर में दे रखा है y, और इस पे भी हमें 2 जोड़ना है और इस पे भी हमें 2 जोड़ना है। तो जो भिन्न है वो 9/11 के बराबर हो जाती है, तो हम लिखेंगे बराबर में 9/11। अब इस समीकरण को आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2/y प्लस 2 इज इक्वल हो जाएगा 9/11। 11 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 11। पहले हम लिख देते हैं कि x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हमें 11 के साथ कराना है। इसी तरह से y प्लस 2 है तो y प्लस 2 का हम मल्टीप्लाई कराएंगे 9 के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 11 का इंटू इसके साथ करेंगे तो 11x होगा। फिर इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई हमें कराना है 2 के साथ तो 22 होगा। 9 का इंटू वाई के साथ कराएंगे तो 9y हो जाएगा, और 9 का इंटू हम 2 के साथ कराएंगे तो ये 18 हो जाएगा। इस 9y को हम इधर लाएंगे तो 11x माइनस का 9y होगा, और इक्वल में बचा 18। ये प्लस का 22 इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 11x है, माइनस का 9y है, और माइनस के 22 में से 18 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 11x माइनस 9y बराबर आ गया माइनस का 4 जब हमने इस समीकरण को सॉल्व किया। तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y इक्वल माइनस का 4। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरह से आगे क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो ये x/y हमने भिन्न लिया था, इस पे भी हमें 3 जोड़ना है और इस पे भी हमें 3 जोड़ना है, तो ये 5/6 हो जाती है। इस प्रकार से ये 5/6 हो जाती है। इसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3/y प्लस 3 है, मल्टीप्लाई हमें कराना है 5/6 से। 6 का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, यानी कि x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कराएंगे, और y प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। 6 का इंटू इसके साथ कराएंगे तो ये 6x होगा। 6 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो 18 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई y के साथ कराएंगे तो 5y होगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ से 18 को हम इधर लाएंगे तो 6x इक्वल हो जाएगा 5y प्लस का 15 है, और ये प्लस 18 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 18। इनको आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5y होगा, और 18 में से 15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, और इक्वल में बचेगा 6x। इस 6 को हम ले जाएंगे नीचे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा ये डिवाइड में। तो इस प्रकार से दूसरा समीकरण बनेगा x इक्वल 5y माइनस का 3/6, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम 2 समीकरण प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद समीकरण 2 से x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे।
तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। अब जब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण 1 है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 11x और x की जगह हमें रखना है 5y माइनस का 3/6। फिर है यहाँ पे माइनस का 9y और इसके अपान में कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में यानी हर में कुछ नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। इक्वल में माइनस का 4 है तो हम लेंगे यहाँ पे माइनस का 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो ये 55y हो जाएगा, और 11 का इंटू 3 के साथ कराएंगे तो ये 33 होगा। अपान में 6, इसके डिनोमिनेटर में 6 है, इसके डिनोमिनेटर में 6 नहीं है, दोनों के हर जो हैं वो बराबर होना चाहिए। तो इस पे हम 6 का मल्टीप्लाई नीचे कराएंगे और इस पे भी हम 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करा देंगे, ताकि दोनों के हर जो हैं बराबर हो जाएं। तो 9 6 जा होता है 54y और अपान में 6 इक्वल में हो गया माइनस का 4। अब दोनों के हर यहाँ पे बराबर हो गए हैं तो कॉमन हर लिखेंगे। अब 55y में से 54y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये माइनस का है। तो 55y में से 54y चला गया तो एक y अभी बचेगा, और माइनस का 33 है तो माइनस का हम 33 लिखेंगे, और इक्वल में माइनस का 4 है। यहाँ पे जो 6 लिखा है डिनोमिनेटर में, ये उधर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हर में है तो उधर जाएगी तो अंश में हो जाएगी। तो यहाँ से 6 कंप्लीट हटा देंगे और 6 को भेज देंगे इधर। ये हो जाएगा y माइनस 33 इज इक्वल माइनस का 6 4 जा 24। अब इस माइनस 33 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 24, और ये 33 जो माइनस का 33 था इधर आएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो y की वैल्यू आ जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आएगा। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। अब इस y की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये है x बराबर 5 और y की जगह हमें रखना है 9 माइनस 3 अपान है 6। 9 5 जा होता है 45, 45 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, अपान में 6 है। तो ये हो जाएगा x इक्वल 45 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, और डिवाइड करना है 6 से। तो 6 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमको x की वैल्यू भी प्राप्त हो गई 7। अब यहाँ से हमें बताना था कि भिन्न, और भिन्न हमने माना था x अपान y। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x अपान y हमने माना था। x की वैल्यू आई है 7 और y की वैल्यू यहाँ पे आई है 9। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से इसका 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो 6वां पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो थी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? यानी जैकब की आयु और जैकब के पुत्र की आयु हमें बताना है कि जैकब की आयु कितनी है और
पुत्र की आयु कितनी है। तो हमसे जो पूछा है हम उसको पहले मान लेंगे कि माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर हमने मान लिया यहाँ पे y वर्ष। तो हमसे जो पूछा है हम पहले उसको मानते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जैकब की, कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमने उनकी का मतलब है कि यहाँ पे जैकब और उसके पुत्र की। तो जैकब की आयु हमने मान लिया x और पुत्र की आयु हमने मान लिया y। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दो कंडीशन दे रखी हैं, एक तो हमें दे रखी है 5 वर्ष बाद की और दूसरा है 5 वर्ष पहले की। पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक जैकब है, जैकब नाम का व्यक्ति है और एक उसका पुत्र है। तो जैकब की जो आयु है वो x हमने माना है वर्तमान आयु, और इसकी जो वर्तमान आयु है वो y माना है। अब दो कंडीशन दे रखी हैं, एक तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, और दूसरी कंडीशन दे रखा है 5 वर्ष पहले की। 5 वर्ष पहले की दो कंडीशन दे रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम थोड़ी देर के लिए x को हटा दें और y को हटा दें और ये मान लें कि जो जैकब था उसकी जो वर्तमान आयु है वो 50 साल है और इसकी जो वर्तमान आयु है ये 20 साल है। तो 5 वर्ष बाद अगर हम जैकब की आयु देखेंगे तो जैकब की आयु हो जाएगी 50 + 5 हम जोड़ेंगे यानी 55 हो जाएगा। क्योंकि आज वर्तमान समय में ये 50 साल का है तो 5 साल बाद हम निकालेंगे तो ये 55 साल का होगा, यानी कि 50 में से हमें 5 को जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से पुत्र के उम्र में भी हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 5 वर्ष पहले की निकालते हैं तो इस समय वर्तमान आयु 50 है और 5 साल पहले अगर हमें निकालना होता है तो हम माइनस करेंगे, यानी 5 को माइनस करेंगे तो इसका जो आएगा वो 45 हो जाएगा। यानी जैकब जो है आज से 5 साल पहले 45 साल का रहा होगा। इसी तरह से पुत्र की निकालेंगे तो पुत्र में भी हमें 5 माइनस करना होगा, तो 20 में से 5 को घटाएंगे तो ये 15 साल का रहा होगा। तो जब पिता की उम्र 45 रही होगी तो पुत्र की उम्र 15 रहा होगा। तो जब हम पूर्व निकालते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है और जब हम बाद निकालते हैं तो हमें ऐड करना होता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जैकब की आयु माना था 50 की जगह x, तो हम 50 की जगह रखेंगे x। यहाँ पे हमने पुत्र की आयु माना था y, तो हम 20 की जगह रखेंगे y। इसी तरह से यहाँ भी 50 की जगह हो जाएगा x और 20 की जगह हो जाएगा y, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी ये पुत्र की आयु है और इसकी 3 गुनी हो जाएगी, तो हम 3 से गुणा करा देंगे। तो 5 वर्ष बाद जब समीकरण बनेगा, यानी कि पहला जो समीकरण बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि x + 5 बराबर हो जाएगा y + 5 × 3, क्योंकि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने पुत्र की आयु में 3 का गुणा करा दिया। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की 5 वर्ष पहले जैकब की जो आयु थी वो x - 5 थी और पुत्र की आयु थी y - 5 और ये 7 गुनी थी, तो हम 7 से गुणा करा देंगे। 5 वर्ष पूर्व में कह रहा है 7 गुनी सी थी, तो हमने 7 से गुणा करा दिया, और बाद में कह रहा था 3 गुनी थी तो हमने 3 से गुणा करा दिया। यहाँ से हमें समीकरण 1 मिलेगा और यहाँ से हमें समीकरण 2 मिलेगा। यहीं से हम दोनों समीकरण निकाल करके x और y के मान निकाल लेंगे। तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमने माना था कि जो जैकब की आयु है वो x वर्ष है, तो लिखेंगे माना जैकब की आयु
बराबर x और पुत्र की आयु बराबर y। हमने इस प्रकार से जैकब की आयु मान लिया और पुत्र की आयु मान लिया। यहाँ पे दो समीकरण बनेंगे। पहला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो हमने यहाँ पे समझा है उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। 5 वर्ष बाद जो समीकरण बना था वो x+5 था और बराबर में था y+5 और गुणे में 3 का गुणा हम इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे जैसे दे रखा है कि x+5 है और बराबर में है y+5। इसको मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि x+5 है, 3 का गुणा y के साथ कराएंगे तो ये 3y होगा और 3 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 15। इस 5 को मैं इधर लाऊंगा तो x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 3y+15 माइनस का 5। तो यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा 3y और 15 में से 5 गया तो बचेगा 10। तो हमें x का मान मिल जाएगा 3y+10। तो पहला समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था और x का मान हमें प्राप्त हुआ 3y+10। इसी को हमें सॉल्व करना था। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया x बराबर 3y+10 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसको हम हटा देंगे। अब हम दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे। दूसरे समीकरण में है 5 वर्ष पहले, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष पहले। पाँच वर्ष पहले देखेंगे तो समीकरण जो बना था वो x-5 था और बराबर में हम इसको रखेंगे y-5 और इंटू में 7 हमें कराना है। तो जब 7 का गुणा y के साथ कराएंगे तो ये 7y हो जाएगा और 7 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो ये 35 हो जाएगा और इधर है x-5। हम 7y को इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 7y होगा और इधर माइनस का 35 है, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो समीकरण बनेगा वो x-7y बराबर बन जाएगा माइनस का 30, क्योंकि माइनस के 35 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो x-7y बराबर माइनस का 30 प्राप्त हुआ है और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हमें हल करना है, एक्स वाई के मान निकाल लेना है, वही हमारा आंसर होगा। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो जब हम मान रखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में x है तो x का मान है 3y + 10, तो x की जगह हमें रखना होगा 3y + का 10। फिर माइनस का 7y है तो माइनस का 7y रखेंगे और इक्वल में माइनस का 30 है तो यहाँ पे आएगा -30। अब -7y में से 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4y बचेगा और इक्वल में माइनस का 30 है, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस का 4y इक्वल हो जाएगा -30 और -10 हो जाएगा माइनस का 40, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो -30 और -10 हो जाएगा -40। इससे माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 4 से हम इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, तो जो y का मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 10 और इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 3y, यानी y की जगह 10 और प्लस का 10 का इंटू 3 के साथ करेंगे तो 30 होगा, और प्लस हमें करना है 10, तो 30 और 10 हो जाएगा यहाँ पे 40। तो हमें x का मान प्राप्त हो गया 40 और y का मान प्राप्त हो गया 10। तो हमसे पूछा था जैकब की आयु कितनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैकब, ये जैकब की वर्तमान आयु, और जैकब की वर्तमान आयु हमने x माना था और x की वैल्यू आई है 40, यानी कि 40 वर्ष। इसी तरह से पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, यहाँ पे y हमने माना था और y की वैल्यू आई है 10। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से यहाँ से एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा जब एक्सरसाइज 3.3 यानी कि चैप्टर ये 3 कंप्लीट हो जाएगा तो अभी तक के जितने भी पूछे गए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, उनकी भी लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।